हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और आपको याद दिला दोस्तों कि लेक्चर नंबर 2 जो था, इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले देख लेना, क्योंकि उसमें हम लोग ने इतने ही सारे इंपॉर्टेंट चीजें देखे हैं ना। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि हमारा जो ब्रिटिश रूल था वो टाइम पे ना इफेक्ट्स जब लागू हुआ, यानी कि ब्रिटिश रूल जब लागू हुआ तो बहुत सारे परिणाम जो है हमारे इंडियन सिस्टम को फेस करने पड़े। और उसमें से कुछ इफेक्ट्स ऐसे थे जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे इतने सारे इफेक्ट थे। यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने जब डुअल गवर्नमेंट फॉर्म किया, दो गवर्नमेंट के वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। पार्लियामेंट्री लॉ आ गया, मिलिट्री एक्शंस आ गया, सिविल सर्विस आ गया, जुडिशियल सिस्टम आ गया। ये सभी चीज हमने जितने भी टॉपिक्स है दोस्तों लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो प्लीज जाइए लेक्चर नंबर 2 जरूर से विजिट कर लेना, अच्छे से देख लेना और शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। और साथ ही में आप लोग के लिए जो बाकी सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ्स है, वो हर चीज हमने अपलोड किया हुआ है। आप प्लीज एक बार प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लेना, आपको हर चैप्टर के वीडियोस जो है वो देखने मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स जो हमारे सेकंड और थर्ड चैनल है, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज्यादा अच्छे से हेल्प हो जाएगी हमारी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि हम लोग आज देखने वाले हैं। जो रूल्स इफेक्ट जो हम लोग देख रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के वजह से कौन कौन सा इफेक्ट हुआ है, उसमें से एक इफेक्ट ये भी है दोस्तों कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ हुआ था दोस्तों यहां पे जो हमारा था इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज्यादा चालू थी। क्यों चालू थी? क्योंकि मुगल्स जो थे वो सिर्फ राज करना जानते थे, यानी उससे फायदा कैसे उठाना है, ठीक है ना। नहीं तो अगर मुगल लोग थे, अगर वो फायदा उठाना सीखते हैं ना तो बहुत ज्यादा चीजें कर दी। भले उन्होंने हमें लूटा, लेकिन उस तरीके से फायदा नहीं उठा पाए जिस हिसाब से ब्रिटिश ने लूटा हमें, ठीक है ना। तो मुगल जो थे वो राज भले ही करते थे, लेकिन जो दिमाग जो था, जो अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन, सम रूल्स एंड लॉ के हिसाब से जो चलते थे वो ब्रिटिश चलते थे। मुगल्स में कोई रूल नहीं था, जो जिसको चाहे मार दिया, जिसको चाहे ये कर दिया। लेकिन ब्रिटिश में ऐसे बहुत सारे रूल्स पॉलिसीज आ गए थे, क्योंकि वो एक मॉडर्न नेशन था, एक मॉडर्न जमाने से आया हुआ था, एक तरीके से आप बोल सकते हो मॉडर्नाइजेशन उसके कंट्री में आ गई थी। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिसीज की, तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश की क्या ऐसी पॉलिसीज थी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है ना। 2-3 टॉपिक आज हम लोग एटलीस्ट कवर करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज की जब भी हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो एंशिएंट टाइम्स में बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, यानी सबसे पहले सुल्तान आए, वो लूट के ले गए। इन्वेजन का मतलब घुसपैठ होना, तो घुसपैठ बहुत सारे हुए थे। सुल्तानेट आए, उसके पहले बहुत सारे हमारी डायनेस्टीज हुआ करती थी, मौर्य एंड बहामनी किंगडम, विजयनगर किंगडम, बहुत सारी होती थी। लेकिन सुल्तानेट आए, सुल्तानेट के बाद मुगल्स आए, मुगल्स के बाद ब्रिटिश आए। तो ऐसी बहुत सारी घुसपैठिए हुए हमारे देश में, और बहुत सारे अलग अलग इन्वेडर्स जो हमारे हैं इंडिया में सेटल हो गए और हमारे इंडियन कल्चर को चेंज करने लगे। तो बहुत सारे राजा ने राज किया, अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया। तो बहुत सारे राजा जो थे वो टाइम पे, राजा मैं बोल सकता हूं, या फिर सुल्तान ले लो, सुल्तानेट ले लो, या फिर मुगल्स लोग लेना, हर एक ने इकोनॉमिक कंडीशन चेंज करने की कोशिश की इंडिया की, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो था अपने अपने तरीके से बनाने की कोशिश की। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनका यहां पे तरीका अलग था। तो ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने कभी भी इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को यहां पे बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश नहीं की। दे नेवर मेड एनी चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। जो पहले से चलता आ रहा था उसी को कंटिन्यू किया, ठीक है ना। किसने? ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ब्रिटिश थोड़े से अलग थे। बाकी जो राजा थे, सुल्तानेट, मुगल जो थे, उनसे थोड़े अलग थे, जैसा मैंने बताया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो थे एक मॉडर्न नेशन से आए थे, इंग्लैंड से आए थे। तो इंग्लैंड वॉज ए मॉडर्न नेशन, और वो टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इकोनॉमी को बूस्ट करना, कैपिटलाइजेशन करना, इंडस्ट्रीज को लाना, फैक्ट्रीज को लाना, टेक्नोलॉजी को लाना, ये उनका मेन प्रायोरिटी था, ये उनका मेन जो था वो ये था। मुगल्स का था क्या? अपना डोमिनेंस, हमारा जो परचम में लहराना चाहिए, दिल्ली फतेह करेंगे, वो वाला था वो लोग का, ठीक है ना। तो वो जोक्स अपार्ट, लेकिन मेन मुद्दा ये था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो क्यों नहीं लागू हुआ, जो पहले से चलता आ रहा था इंडिया में वही क्यों रखा? क्योंकि उनका जो अप्रोच था, उनका जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है ना। हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में उन्होंने बहुत सारी जो चेंजेस है वो नहीं की और नॉर्मल तरीके से उन्होंने चलने दिया, और जिसके वजह से बहुत सारा ब्रिटिश लोग को फायदा हुआ। क्योंकि जो सिस्टम पहले से चले आ रहा था, तो जो उसके ऊपर राज करेगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा फायदा मिलता था। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो वो टाइम पे इंडिया का चल रहा था, उसके हिसाब से ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। दे गेन्ड वेरी मच इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड साथ ही में और इंडिया को अभी ऑब्वियसली देखो, एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान। तो जैसे मैंने बोला कि जो ब्रिटिश थे उनको क्या हुआ, बहुत सारा गेन हुआ, यानी कि फायदा पहुंचा, इकोनॉमिक बेनिफिट उन्होंने बहुत सारा उठाया, ब्रिटिश लोग को बहुत सारा धन मिल गया, ये सब मिल गया, टैक्सेस मिल गए। लेकिन
एक का फायदा हो रहा है तो ऑब्वियसली जो मेन कंट्री था इंडिया, इसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। यानी कि ब्रिटिश ने गेन किया और इंडिया ने लॉस किया। तो इसीलिए ब्रिटिश, ये बहुत चालू व्यक्ति थे, ब्रिटिशर्स जो थे बहुत दिमाग वाले थे, तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से हम जब करेंगे, जो पहले से इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है इंडिया में, अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होता रहेगा। और इंडिया का नुकसान हो तो उनको कुछ फर्क पड़ता नहीं था इंडिया से, उनको अपने फायदा ही दिखता था, खाली अपने फायदे से ही मतलब था। तो उन्होंने इसीलिए कुछ चेंजेस नहीं किया इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज में, ताकि वो अपना फायदा बहुत ज्यादा उठा सके। ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो होने लगी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक और यहां पे इफेक्ट आ जाता है इसमें, कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो उसमें एक और इफेक्ट था कि ब्रिटिश लोग ने एक नया लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बना दिया था। तो ये जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है ये क्या है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत मजेदार चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ठीक है ना। एक नया कानून बनाया, क्या कानून है, इसका नाम क्या है, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जमीन से पैसा मिलना, जमीन से पैसा मिलना, रेवेन्यू मतलब धन, पैसा मिलना। ठीक है ना। तो उसका एक पॉलिसी क्या था, तो बेसिकली हुआ ये था, पुराने जमाने में जब ब्रिटिश लोग नहीं आए थे तो उसके पहले क्या होता था, जो गांव के लोग होते थे इंडिया में, वो अपना खेती करते थे, फूड गेन्स प्रोडक्शन करते थे, यानी चावल गेहूं जो भी वो खाते हैं वो उगाते थे खेतों में एंड उसको खाते थे। यही होता था। ऐसा तो नहीं होता था ना पुराने जमाने में, अपने दादा, अगर आपके कोई दादा होंगे, ठीक है ना, या फिर मेरे तो दादा चलो एक्सपायर कर गए, लेकिन आपके दादा होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, या फिर उनके भी एल्डर्स अगर कोई होंगे, उनको पूछना कि क्या आपके जमाने में ऐसा होता था क्या, कि हम जो है, यानी उनके जमाने में तो चलो मैंने बहुत छोटा बोल दिया, यानी कि उनके भी डैड, मतलब वो तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारे 3-4 जनरेशन पहले, यानी कि अगर मैं बात करूं हमारा देश आजाद होने के मैं पहले बात कर रहा हूं, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, ये तो चलो मैंने आपके दादा शायद बहुत छोटा चीज बोल दिया, लेकिन उनके भी फादर के फादर समझ लो, ऐसा आप समझ लो, तो उनसे तो आप पूछ नहीं पाओगे। लेकिन इन जनरल अगर मैं एक बात बोलूं, आप इमेजिन करने की कोशिश करो, आप 8 में आ गए हो, बहुत ज्यादा समझदार भी हो गए हो, तो आप अगर सोचो कि समझ लो 1950 के पहले या फिर 1947 के पहले, आजादी के पहले ऐसा होता था क्या कि लोग जो है वो पढ़ाई लिखाई करते थे और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपना करियर बनाते थे, जॉब करते थे, पैसे लेके आते थे घर में और वो पैसे से कुछ खरीदते थे और खाते थे, ऐसा होता था क्या? नहीं होता था यार। पहले के टाइम पे, यानी आज से 100 साल पहले की अगर मैं बात करूं, ये कुछ भी सिस्टम नहीं था। खासकर ब्रिटिश के पहले तो और नहीं था। ब्रिटिश आए तो उन्होंने हमें सिखाया, ब्रिटिश से ही हमने बहुत सारी चीज सीखा है, गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं, पैसा क्या होता है, ये सब चीजें हमने गवर्नमेंट से सीखा है। उसके पहले ये सब चीजें हुआ नहीं थी, मुद्राएं वगैरह होती थी, कॉइन्स वगैरह होते थे, वो अलग लेवल का होता था। लेकिन कुछ चीज हम पैसे से खरीद सकते, ये सब सिस्टम हमने अभी अभी देखा, यानी 200-300 साल में हम लोग को समझ में आया है। करेक्ट है। तो एक जमाना था जिसमें बार्टर सिस्टम होता था, आप कुछ चीज खरीदोगे, माफ करना मुझे, कुछ चीज उगाओगे खुद से ही, तो वो खुद ही खाओगे। जैसे हम खेती अगर करेंगे तो मेरे परिवार के लिए इनफ है, मैंने खेती किया, अपना खेती में चावल दाल गेहूं सब्जी जो भी है उगाया, उसको खाया और मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था। लेकिन गवर्नमेंट जब आई ब्रिटिश की, उसके पहले के टाइम पे यही होता था कि जो फार्मर्स होते थे, जो विलेज के जो लोग होते थे, वो अपना खुद खेती करते थे, खाते थे, और अगर किसी को कम पड़ता था गांव में तो वो बांटते भी थे, और पूरे गांव के जो मेन मुखिया होते थे उन तक पहुंचाते, ताकि गांव के लोग हैं उनको कहीं पे भी किसी भी चीज की कमी ना पड़े। यानी गांव लेवल तक सप्लाई होता था। एक गांव में गांव के लेवल में सप्लाई हो जाएगा, दूसरे गांव के लेवल पे सप्लाई हो जाएगा, इस प्रकार से सप्लाई होता था। लेकिन जब ब्रिटिश आए, उन्होंने अपना कुछ दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? अब पहले के जमाने में ना टैक्स सिस्टम भी होता था, आपको टैक्स देना पड़ता था। जो भी जमींदार होते थे या फिर जो भी राजा होते थे, उनको टैक्स पहुंचना चाहिए था। तो उस हिसाब से क्या होता था कि ब्रिटिश के पहले के टाइम जो टैक्स होता था वो एक कल्टीवेटेड क्रॉप के हिसाब से ही होता था। यानी कि अगर समझ लो मेरे खेती से मैंने 10 किलो नहीं, 10 गोनी गेहूं मैंने समझ लो उगा लिया। गेहूं पता है आपको, व्हीट, ठीक है ना। तो व्हीट मैंने उगा दिया, ठीक है ना, गेहूं जो हम लोग जिससे रोटी बना के खाते हैं वो उगा लिया। तो बदले में मुझे उसमें से 1 गोनी राजा को देना पड़ेगा, या फिर जो भी मालिक होंगे, जो जमींदार होंगे, उनको देना पड़ेगा। यानी कि मैं जो टैक्स रहेगा, मेरा जो टैक्स रहेगा, जो मेरा कर रहेगा, रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, पार्ट ऑफ रेवेन्यू आई हैव टू पे टू सम अदर पीपल, लाइक जमींदार और जो मालिक रहेंगे, जो राजा रहेंगे वो टाइम पे, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स है। ठीक है ना, क्योंकि बदले में वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में हमें नॉर्मली एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, और गांव के बोलते हैं ना हम लोग देख रेख करने के लिए जिम्मेदारी है, इसके लिए हमें देना पड़ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ब्रिटिश जब आए, ये बहुत शातिर थे। ब्रिटिश ने क्या सोचा कि हम जो है ये जो टैक्स रेवेन्यू है या फिर लैंड पॉलिसी है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो क्या क्या चेंजेस हुआ नॉर्मली अगर मैं बात करूं, तो इसमें होने लगा कि ये जो फार्मर्स होते थे ना, और वो पहले के जमाने में, एक और चीज सुन लो, पहले के जमाने में अगर फार्मर्स का नुकसान हो गया, समझ लो खेती कर रहे हैं लेकिन क्रॉप्स उगा नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ गया, बारिश नहीं हुआ, तो उन्होंने खेती नहीं कर पाई, और या फिर खेती किया भी तो क्रॉप्स जितने उगने चाहिए उतने नहीं उग पाए, तो उनका जो कर होता था, उनका जो टैक्स होता था, वो माफ भी कर दिया जाता था। ठीक है, आपके पास इस बार नहीं है, मत दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दे दो, नहीं है तो मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनका खाने के वांदे हो गए, यानी कि अगर उनका खुद का ही क्रॉप्स उगा नहीं है, तो हम कहां से लेंगे उनसे? तो इस हिसाब से चलता था हमारा इंडिया ब्रिटिश के आने के पहले।
ठीक है, समझ रहे हो। बाद में ब्रिटिश ने आया, जो ब्रिटिश ने बोला कि हम यार ये सब चीज को चेंज करेंगे और बहुत सारी अलग अलग चीजें लाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, टू इंक्रीज द इनकम। ब्रिटिश लालची थे, आए थे लूटने के लिए, तो वो जो लालचीपन था उनका वो इस हिसाब से बढ़ गया कि उन्होंने सोचा कि हम एक न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बनाएंगे, जिसके हिसाब से वो लोग क्या बोलेंगे कि जो लैंड था उसको पहले नापा जाएगा। ठीक है, लैंड को नापा जाएगा, समझ लो जो भी लैंड है उनके पास खेती है, समझ लो खेती है, बहुत बड़ा खेती है, तो उसमें ऐसा बना होता है ना, तो इसके हिसाब से इसको नापा जाएगा। एंड नापने के हिसाब से उनको अंदाजा दे दिया जाएगा कि आपका जमीन इतना है तो आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। यानी कि पहले जो था वो ऐसा नहीं था, आपको अपने हिसाब से टैक्स देना होता था, जो भी जो राजा होते थे या फिर जमींदार जो होते थे वो फिक्स करते थे। लेकिन यहां पे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि आपका जमीन सबसे पहले हम नापेंगे, आपका जमीन नापने के बाद जितना भी उसका एरिया रहेगा उस एरिया के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि समझ लो कि अगर किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा जमीन है तो उसको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर किसी व्यक्ति की बहुत छोटी सी जमीन है तो उसको कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस हिसाब से उसने किया, तो इसका फायदा यह होने लगा कि जो बड़े बड़े जमींदार वगैरह थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, वहां से वो रेवेन्यू बहुत ज्यादा ले पाते थे। और एक और सिस्टम उन्होंने चेंज किया, ये जो नया लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो लाया उसमें एक और सिस्टम उन्होंने चेंज किया कि पहले जो टैक्स भरते थे वो लोग फूड ग्रेन से ही भरते थे, यानी कि चावल दाल गेहूं जो भी उगता था उसका एक हिस्सा वो दे दिया जाता था। लेकिन इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हमको टैक्स जो है वो चावल दाल गेहूं नहीं चाहिए, फूड ग्रेन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कैश, रियल कैश चाहिए, हमको चाहिए पैसा। ठीक है ना, इतने लालची थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उनको जो पैसा चाहिए था उसके हिसाब से उन्होंने सोचा और एक जो टैक्स था उसको फिक्स कर दिया। टैक्स को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि हमें इतना चाहिए, मतलब चाहिए, और अगर आप नहीं चुका पाओगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपको सजा दी जाएगी, एंड हो सकता है वो एक का बदला डबल लिया जाए। आप पता है ना, तिगुना लगान लगेगा, दिखाएगी नहीं। ठीक है ना, तो पिक्चर में भी दिखाया गया है कि किस हिसाब से मनमानी होती थी ब्रिटिश के गौर में। आपको एक बार टैक्स नहीं दिया तो आपको दुगुना भरना पड़ेगा, आपने वो नहीं भरा तो तिगुना भी भरना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मनमानी होता था ब्रिटिश के राज के अंडर में। मूवीज आपने देखा होगा, ये सब चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मूवीज बनी है इसके ऊपर। ठीक है ना, तो ये सब चीज जो है वो होने लगी, एंड इसके वजह से ब्रिटिश जो सिस्टम था लैंड कलेक्शन का, ये बहुत ज्यादा तरक्की करने लगा, और उनके वजह से उनको बहुत ज्यादा फायदा होने लगा, और बहुत ज्यादा टैक्स के रूप में उनके पास बहुत सारा कैश आने लगा, बहुत सारा धन आने लगा, ये सब चीज होने लगा। और साथ ही में ये जो सिस्टम था ये लोग का, ये जो चीज था वो हर जगह वैरी भी करता था। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह सेम रहेगा, वो अलग अलग वैरी भी करता था। यानी कि एक जगह एक गांव में समझ लो अलग नियम है तो दूसरे गांव में अलग नियम है, तो इस हिसाब से वो जो प्लेस होता था वो डिफरेंट टू डिफरेंट जगह पे भी वो भी वैरी करता था। यानी एक जगह दूसरा, एक जगह दूसरा, फार्मर्स का कंडीशन के हिसाब से वो लोग सब चीज देख रेख करते थे, एंड सब चीज होता था। लेकिन मेन उनका जो मुद्दा था टैक्स वसूल करना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके। तो ये था हमारा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। क्लियर है। तो इस हिसाब से ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बना ली ताकि उनका फायदा पे फायदा हो सके। अब ये जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो हुआ, पॉलिसी जो बनाया गया, इसका कुछ तो साइड इफेक्ट भी होना चाहिए। ये जो बेचारे गरीब फार्मर्स लोग थे कितना लूटोगे यार। यार ठीक से अनाज उग रहा नहीं है, फमाइन आ गया है, यानी कि सूखा पड़ गया है, अकाल हो गया है, पानी नहीं है खेतों में डालने के लिए, तो क्रॉप्स कहां से उगाएंगे, और क्रॉप्स ही नहीं उगेगा तो हम उसको बेच के आपके लिए पैसा कैसे ला पाएंगे। क्योंकि मेन तो मुद्दा यही था ना, समझ में आ रहा है। ब्रिटिश का कहना था कि मुझे आपसे फूड ग्रेन नहीं चाहिए, मुझे आपसे कैश चाहिए। तो कैश बेचारे फार्मर कहां से लाते, तो अपने अनाज को वो बेचते थे, और वो खरीदता कौन था, सेम ब्रिटिश ही खरीदते थे। और उसको बेचने के बाद उनको जो फार्मर्स लोगों को जो पैसा मिलता था वो पैसे में से कुछ हिस्सा वापस से ब्रिटिश को देना पड़ता था। देखो यार, ब्रिटिश लोग की चांदी चांदी है। क्या चांदी है, फूड ग्रेन भी मिल रहा है क्योंकि वो फार्मर्स लोग कम दाम में उसको बेच रहे पैसे के लिए, और वो पैसे जो मिल रहे हैं उसमें से भी टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ब्रिटिश लोग को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ब्रिटिश जो है इतने षड्यंत्रकारी थे कि हर तरीके से लूट रहे थे हमारे इंडिया को। मुगल्स लोग क्या करते थे, डायरेक्टली मार धाड़ किया, जो भी है लूट लिया, खत्म हो गया। लेकिन ब्रिटिश लोग मार धाड़ में यकीन नहीं करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन उनका दिमाग और गवर्नमेंट सिस्टम और पॉलिसी ये सब चीज के चक्कर में उन्होंने हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा लूटा है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये था उनका षड्यंत्र, समझ में आ रहा है। तो ये जो चीजें हुई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, उसके ऐसे बहुत सारे परिणाम भी झेलने पड़ी, कॉन्सिक्वेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या क्या चीजें देखने मिले, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू लैंड पॉलिसी। इसको मैं मिटा देता हूं पहले, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आ रहा है पढ़ने में और समझ में भी आ रहा होगा। बहुत ही डिटेल में एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं। तो जो न्यू लैंड
रेवेन्यू पॉलिसी जो बनाया गया दोस्तों, इसका क्या दुष्परिणाम हुआ, यानी कि क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ गए, ये सभी चीज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस से बात करें तो सबसे पहले एक नया न्यू लैंड पॉलिसी का जो अनडिजायरेबल इफेक्ट, अनडिजायरेबल मतलब क्या होता है, हम ना चाहते हुए भी बहुत सारा दुष्परिणाम जो है वो देखने मिला। जैसे कि अगर बात करें तो जो पेमेंट होता था टैक्सेस का, ठीक है ना, तो फार्मर्स क्या करते थे, जैसे मैंने बोला कि उसको बेचते थे। कहां पे बेचते थे, ब्रिटिश के पास बेचते थे। अपना जो भी फूड ग्रेन्स वो लोग ने प्रोड्यूस किया वो उसको बेचते थे, ठीक है, चलो मान लिया। अब ब्रिटिश ने फूड ग्रेन खरीद लिया, बदले में फार्मर्स को पैसा दे दिया। अब वो फार्मर्स के पास जो पैसे आया, वो फार्मर्स के पास जो पैसे हैं उसको भी ब्रिटिश को वो टैक्स देना पड़ता था। लेकिन कल को अगर क्या हुआ, यहां पे बहुत सारे केसेस में क्या हुआ कि अगर जो फार्मर होते थे वो अगर वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, अगर वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, यानी कि जो तरीके से होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो क्या करोगे? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि टेम्परेचर साथ नहीं देता है, क्लाइमेटिक कंडीशन साथ नहीं होता है, बारिश कभी नहीं आती अच्छे से, कभी अच्छे से क्रॉप नहीं उग पाता है, कुछ कीटनाशक वगैरह जो होते हैं, कीटनाशक ने कीड़े वगैरह जो हो जाते हैं, कभी कुछ आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सभी चीज जब होता था तो फार्मर्स के पास जो कैश आना चाहिए था, क्रॉप्स को बेच के, फूड ग्रेन्स को बेच के जो कैश आना चाहिए था वो नहीं आ पाता था। और इसके बदले में जो उनको टैक्स गवर्नमेंट को देना होता था, यानी कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स को जो देना पड़ता था, वो टाइम पे नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारा दुष्परिणाम जो है वो फार्मर्स लोग को भुगतना पड़ता था। और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते थे बेचारे, अब जो गवर्नमेंट होती थी उनको तो टैक्स किसी भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि उनका एक ही कंडीशन था, अगर आप हमें टाइम पे कैश जो होगा, टैक्स जो होगा वो नहीं दोगे तो हम तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम तो आपको यहां पे सजा भी दे सकते हैं, हम आपको जो टैक्स है उसको दोगुना तिगुना चौगुना भी कर सकते हैं। तो ये चीज से बचने के लिए ऐसे फार्मर्स जो बेचारे क्रॉप्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, ऐसे बेचारे फार्मर्स वो क्या करते थे, अपने लैंड को, अपने जमीन को क्या करते थे, मॉर्टरेज रखते थे। मॉर्टरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, गिरवी रखना, आपने सुना भी होगा, मॉर्टरेज रखना, गिरवी रखना। तो वो क्या करते थे, मॉर्टरेज रखते थे, गिरवी रखते थे, और वो गिरवी रख के पैसा जो लाते थे उससे उनका जो टैक्स है वो भरते थे। सोचो यार, इतनी बुरी हालत हो गई थी हमारे फार्मर्स की उस जमाने में। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये सब चीजें होने लगा, और धीरे धीरे ऐसे करते करते बेचारे जो भी फार्मर्स थे ना, वो क्या हो गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे। बैंकरप्ट एक मॉडर्न वर्ड है, ये बैंकरप्ट जो ये वर्ड है एक नया जमाने का वर्ड है। बैंकरप्ट का मतलब होता है पूरे बैंक खाली हो जाना, यानी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, रास्ते पे आ गए, ऐसा बोलना, यानी कि बैंक में एक भी रुपया नहीं बचा, ऐसा हो गया था। तो वो टाइम पे जो फार्मर्स थे उनकी सेविंग्स या फिर उनके पास जो भी धन होता था वो सब जमीन, कागज, सब चीज गिरवी रख के वो लोग पैसा चुकाते थे टैक्स भरने के लिए ब्रिटिश को, एंड जिसके वजह से बेचारे फार्मर्स का बुरा हाल हो गया और वो क्या हो गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे, जिसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। बाद में ये जो गिरवी रखी हुई जमीन थी इसको छुड़ाने के लिए वो फिर से वो गवर्नमेंट से ही लोन लेंगे, यानी किसी ना किसी से लोन लेंगे, वो लोन नहीं चुका पाया तो वो जो जमीन है वो भी हाथ से गया, पैसा भी कर्जे में आ गए। तो इस तरीके से बहुत सारी कठिनाइयां जो है वो इस फार्मर्स को उठानी पड़ती थी। और इसका फायदा कौन उठाता था, फार्मर्स लोग बेचारे, किसान लोग आत्महत्या ऐसे नहीं करते, वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि हर जगह से उनको लूटा जाता है। गवर्नमेंट अलग से लूटती है, फिर अलग से जिसके पास गिरवी रखा जमीन वो अलग से लूटता है, टैक्स टाइम पे नहीं भरा वो अलग से लूटते, तो बेचारे जो है फ्रस्ट्रेशन में आके गलत एक्शन कर लेते हैं। लेकिन इन सब का फायदा किसको मिलता था वो टाइम पे, जो जमींदार होते थे, ठीक है ना, जो जमींदार होते थे, जिनके पास जमीन को गिरवी रखा जाता था पैसे लेने के लिए, तो जमींदार हो गया। मनी लेंडर्स होते थे जो मनी देते थे, कैश उधारी में देते थे, ठीक है ना। फिर मर्चेंट्स होते थे बीच के, वो सब जो होते थे ना, इनको अपना फायदा बहुत अच्छे से करवाना आता था, एंड इसी तरीके से वो जो होते थे अपना फायदा निकालते थे। लेकिन फार्मर्स लोग का बड़ी ही बोलते ना दुष्परिस्थिति आ गई थी, यानी कि मेरे को हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है बोलने का, लेकिन एक तरीके से बुरा हाल हो गया था, समझ लो यार। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये नया लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जब आया था उसके ऐसे बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो देखना पड़ा था, बहुत ज्यादा दुष्परिणाम जो है वो देखना पड़ा था। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दो टॉपिक और बचे छोटे छोटे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, तो फटाफट से इसको भी खत्म कर देते हैं, फिर आज का लेक्चर को स्टॉप करूंगा, ठीक है। तो और दो कौन से टॉपिक बचे हैं फटाफट देख लेंगे, इसको मैं रफ कर लेता हूं फिलहाल में इतना। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से जितने भी टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि देखो सब चीज मैंने लिख के भी रखा है यहाँ पे कि कौन कौन सा टॉपिक हमने ऑलरेडी करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इसलिए है क्योंकि शायद आपको ये चीज पता नहीं होगा, ठीक है ना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की हम कोशिश करते हैं।
एग्रीकल्चर सभी को पता है, दैट इज खेती। ये जो एग्रीकल्चर वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब सभी को पता है खेती करना। लेकिन खेती हम लोग करते क्यों करते थे वो टाइम पे? जैसे मैंने बोला ब्रिटिश के टाइम पे जो खेती की जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन के लिए की जाती थी, यानी चावल दाल गेहूं सब्जी जो होता था उसको उगाने के लिए की जाती थी, क्योंकि वो जब उगेगा उसका परिवार जो होगा, किसान का जो परिवार होगा वो वही चीज खाएगा जो वो उगा रहा है, जो वो एग्रीकल्चर करके खुद जो क्रॉप उगा रहा है उसी को वो खाएगा और आसपास के गांव में वो बांटेगा, जिनको जरूरत है उसको देगा या फिर वो बेच भी सकता है, ठीक है ना, ये होता था। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बन गई तो उन्होंने नया लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बना दिया और उनका जो मेन मकसद ये था कि एग्रीकल्चर से भी फायदा उठा सके। तो एग्रीकल्चर से फायदा ये उठाया जाता था कि जो फूड ग्रेन था उन्होंने बोला कि आप फूड ग्रेन ज्यादा प्रोड्यूस मत करो, यानी फार्मर्स के ऊपर जो थे वो दबाव बनाने की कोशिश कर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना दोस्तों वो क्या करने लगा, ज्यादा प्रेशराइज करने लगा और ज्यादा एनकरेज करने लगा, ज्यादा प्रोत्साहित करने लगा किसको, विलेज के फार्मर्स को, कि आप लोग फूड ग्रेन मत उगाओ, ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स को उगाओ। आप फूड ग्रेन्स को मत उगाओ, ज्यादा कैश क्रॉप्स को ज्यादा उगाओ। और कैश क्रॉप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली कॉटन होते हैं, इंडिगो होता है, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, कॉटन, इंडिगो, और अगर मैं बात करूं यहां पे टोबैको, ठीक है ना, टोबैको, टी, ये सब जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रॉप। क्या होता है, कॉटन, कपास, तो कपास हो गया, इंडिगो यानी नील, आपको पता है ना नील हम लोग डालते हैं, आजकल तो मार्केट में मिलता है वो डब्बे के साथ नील बोलते हैं, डाल दिया 4 ढक्कन तो आपका कपड़ा जो व्हाइट वाला होता है वो थोड़ा सा ब्लूइश कलर का हो जाता है, सबको पता है नील, ठीक है ना, नील हो गया, इंडिगो, टबैको, तंबाकू सभी को पता है, चाय, टी सबको पता है। तो बेसिकली जब पहले फूड ग्रेन में सिर्फ चावल दाल गेहूं सब्जी उगाया जाता था क्योंकि उनको खुद खाना है, बेचना नहीं है, ठीक है ना, मेन मकसद उनका वही था कि अपना पेट भरना चाहिए ना यार, बस इसीलिए तो जिंदगी जीना है हमको, कमान अपना खुद ही ये करना है, मतलब खेती करना है, उसको खाना है और जिंदा रहना है, यही बेसिक रूल था पहले के जमाने में, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटिश जब आए उन्होंने बोला कि हमको मुनाफा कमाना है, हमको आपसे मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, आपको इस तरीके से बोलेंगे कि आप जो ऐसा ऐसा क्रॉप्स को उगाओगे, ऐसा खेती करोगे कि उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा उससे बेचोगे ना, उसको अगर बेचोगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। तो जैसे कि कॉटन, तो कॉटन को वो लोग खरीदते थे और बाहर देश में सप्लाई करते थे, इंडिगो, नील हो गया, टोबैको, चाय, ये सब चीज को वो ज्यादा प्रेशराइज करने लगे कि फार्मर्स ये सब उगाएंगे और उससे ब्रिटिश लोग लेते थे और उसको बेचते थे और उससे बहुत ज्यादा अपना पैसा कमाते थे और साथ में टैक्स भी बहुत ज्यादा वसूल करते थे। तो इस हिसाब से ये जो चीज होता था कि ये जो तरीका है कि एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन के बदले कैश क्रॉप्स को लेके आना और कैश क्रॉप्स को मार्केट में बेचना, इट इज नथिंग बट द कॉमर्शियलाइजेशन। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होना है, कॉमर्स मतलब बिजनेस, तो बिजनेस करना एक तरीके से, यानी कुछ चीज उगाना और उसकी यहां पे बिजनेस करना, उसको बेचना, उसको कमर्शियल करना, ठीक है ना, कमर्शियलाइज करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस प्रकार एग्रीकल्चर का भी ब्रिटिश लोग ने फायदा उठाया और अपने अपने तरीके से ज्यादा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया और बेचारे फार्मर्स को और गरीब बनाना शुरू कर दिया और इस हिसाब से कमर्शियलाइजेशन होने लगा। समझ में आया? अब चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ जिसका नाम है आज फमाइन, ठीक है ना, आज का आखिरी टॉपिक है, इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है फमाइन। तो फमाइन क्या होता है इसको देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, फमाइन, ये वर्ड शायद आपने सुना होगा। तो फमाइन का मतलब होता है दोस्तों अकाल पड़ना, फमाइन का मतलब होता है अकाल, हिंदी में बोलते हैं अकाल पड़ना। अब अकाल का बेसिक मीनिंग जो होता है दोस्तों वो होता है खाने पीने की कमी हो जाना, यानी एक ऐसा माहौल आ जाता है देश में या फिर एक शहर में या फिर एक गांव में कि ऐसा हो जाता है कि ना तो खाने के लिए कुछ बचता है, क्योंकि एग्रीकल्चर वो लेवल की नहीं हो पाती है, खेती बाड़ी ठीक से नहीं हो पाती है, क्रॉप्स उगते नहीं है, पानी का भी शॉर्टेज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हर जगह से आप एक तरीके से लाचार हो जाते हो, ना आपको पीने के लिए ज्यादा पानी बचेगा ना आपको खाने के लिए फूड ग्रेन्स बचेंगे, ठीक है। तो वो जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं फमाइन। तो हमारे देश में, हमारे इंडिया में लगभग 1860 में 1860 से लेके 1900 तक, यानी कि लगभग 40 साल बहुत ही खतरनाक फमाइन चला, ठीक है ना। अब ये तो बहुत पुरानी बात है, लगभग 200 साल पुरानी बात है, 200-250 साल पुरानी बात है, यानी कि 1860 से लेकर 1900 तक का जो ईयर था उस जमाने में हमारे देश में बहुत ज्यादा फमाइन चला था। 40 साल तक लगातार ऐसे कुछ हालात हो गए थे कि जो बेचारे व्यक्ति लोग थे, जो कि इंसान लोग होंगे, जो आदमी लोग होंगे, जो होंगे, वहां पे उनको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि उनके लिए न खाने के लिए कुछ था न पीने के लिए कुछ था। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस सिचुएशन आ गया था और ब्रिटिश जो रूलर्स थे ना वो अपना राज करने में बिजी थे, यानी कि जो ब्रिटिश के जो शासक थे, जो रूलर्स थे, जो राज करने वाले लोग थे, ऑफिसर जो थे, वो आराम से यहाँ पे अपना सप्लाई से वो खा रहे थे, क्योंकि उनका तो खजाना भरा रहता था हमेशा लूट लूट के। तो वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम किसके हुआ, हमारे इंडियंस को जो थे उनको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ब्रिटिश लोग चाहते तो ये सिचुएशन को ओवरकम करवा सकते थे, यानी इंडियंस की वो मदद कर सकते थे, लेकिन ब्रिटिश लोग ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो अपने फायदे में ही बिजी थे, अपने तरीके में ही
थे और इन्होंने कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं किया, एक्सपेंडिचर नहीं किया, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो दुरुस्त हो सके, और पानी सप्लाई भी नहीं किया, वाटर सप्लाई को यहाँ पे नहीं किया। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हुआ था फोमाइन में। बस इतना छोटा सा ही टॉपिक था आज का। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो इतना ही था। एक क्विक नज़र डालते कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो बेसिकली हमने पढ़ा सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें हमने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज देखी कि किस हिसाब से ब्रिटिश ने यहाँ पे कितना फायदा उठाया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाया। ब्रिटिश ने अपना गेन किया, फायदा किया, और इंडिया ने लॉस किया। फिर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आया, कैसे नया नियम बनाया कि जमीन आप गिरवी रख के पैसा कमा सकते हो, उसके क्या क्या परिणाम हुए ये हमने देखा। फिर कमर्शियलाइजेशन किया, फूड ग्रेन मत उगाओ, कैश क्रॉप उगाओ, तो ये सभी चीज हमने देखा, फोमाइन देख लिया। तो यही सब था आज का लेक्चर दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप होता है, लेकिन अगला लेक्चर जल्द लेकर आ जाऊंगा, यानी लेक्चर नंबर 4 लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर के अंदर जो बचे हुए टॉपिक से थोड़े बहुत उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। क्या क्या डेवलप हुआ था ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कैसे ब्रिटिश लोग ने ट्रांसपोर्ट बनाया। रेलगाड़ी चली थी ना पहली बार, ब्रिटिश ने ही बनाया था ना, आपको पता है? कॉमेंट में मुझे बताना कि सबसे पहली रेलवे जो बनी थी, रेलवे ट्रैक जो हुआ था और पहली ट्रेन जो चली थी वो कहां से कहां तक चली थी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। आप सभी को पता होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रखते होंगे, लेकिन नहीं पता होगा गूगल जरूर करना, लेकिन कमेंट कर देना। मैं चाहता हूं, देखूंगा यार कितने लोग कर पाते हैं, तो फटाफट से कमेंट कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊंगा लेक्चर नंबर 4 आगे के कंटेंट के लिए। तो बस इतना ही है आज का वीडियो। तो मुझे प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, जितने भी टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज बताइएगा। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अगर अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।